नमस्कार साथियों, बिल्कुल मैं सिकवा सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल आपको इस बात से अवगत है कि उदयपुर का जो सरजी स्टडी सेंटर है, जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच उपलब्ध है और उसी के दरमियान हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को निरंतर चलायमान बनाए रखे। उसी क्रम में आज मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी 19 में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। उक्त कथन के प्रतिपादक कौन है? वापिस सुनिएगा कि जो सृजनात्मकता होती है, जो रचनात्मकता होती है, यह मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। इस कथन को कहने वाला कौन है? देखिए, क्या इस कथन को क्रोवेक्रो कहता है? क्या इस कथन को स्टन कहता है? क्या इस कथन को जॉन डीवी कहता है? या इस कथन को टर्मन कहता है? यह तो आपको पता हो गया कि यह क्वेश्चन पूछा गया क्रिएटिविटी से, परिभाषाओं से यह कथन पूछा गया। प्रत्येक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे तो उत्तर तक आप सोते ही पहुंच जाओगे। देखिएगा, यदि आप उत्तर टर्मन देते हो तो साथियों गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि टर्मन ने क्या कहा? अमूर्त विचारों का योग है। अमूर्त विचारों का योग है। क्या है? बुद्धि। इसका मतलब टर्मन ने तो बुद्धि को लेकर बात कही थी। यदि आप उत्तर जॉन डीवी कहते हो तो यह भी विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। शिक्षा को त्रिमुखी क्या बताया? प्रक्रिया बताया। यदि आप उत्तर देते हो स्टन, तो यह विकल्प क्या हो गया? यह विकल्प सही है? नहीं है, गलत है। क्यों? स्टन क्या कहता है कि स्टन का यह मानना है, जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है और उसका नया कार्य किसी न किसी मौलिकता को उत्पन्न करता है, तो देखिएगा नवीन कार्य ही क्या है? नवीन कार्य जो समाज द्वारा मान्य है, समाज के द्वारा क्या हो? मान्य हो, वे उपयोगी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। यह बात किसने कही थी? यह बात स्टन ने कही थी। तो आपके सामने विकल्प क्या बचा? क्रो एंड क्रो। यह कथन क्या हो गया? सही हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एक बात कही, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। तो ए विकल्प क्यों सही हुआ? हर विकल्प पर अपने चर्चा की, करो ने इस बात को कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से किस श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं? देखिएगा, वापिस क्वेश्चन सुनिएगा। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में से किस में वर्गीकृत कर सकते हैं? जो न्यूनतम जो सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं से यदि कोई बालक या बालिकाएं वंचित है तो आप उसे किस श्रेणी में रखोगे? क्या उसे पिछड़ा बालक में रखोगे? देखिएगा, मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है, तो यदि यहां पर शैक्षिक सुविधा की यदि बात होती तब आंसर क्या होता? पिछड़ा। यह विकल्प क्या हो गया? गलत। क्या उसे अपराधी बालक की श्रेणी में रखोगे? नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि बाल अपराध में क्या कहा गया? समाज विरोधी यदि कोई कार्य करता है या नैतिक पालन नहीं करता है, समाज विरोधी कार्य या सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना कार्य, या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक क्या है? व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का क्या करना? सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन, पालना नहीं करना, यह समाज विरोधी कार्य अपराधी बालक की श्रेणी में आता है। यदि आप सोचते हो विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक में तो बहुत सारी श्रेणियां आई है।
जैसे प्रतिभाशाली, और यदि अपन बात करें तो मंद बुद्धि, और यदि हम बात करते हैं तो पिछड़ी बुद्धि, और यदि हम बात करते हैं तो सर्जनशील, और यदि हम बात करते हैं समस्यात्मक बालक, इतनी श्रेणियां हैं। तो विशेष बालकों का ये ऑप्शन है नहीं, यानी कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को आप किसमें रखोगे? प्रतिकूल परिस्थितियों से ग्रस्त जो बालक है, जिसकी परिस्थिति उनके अनुकूल है, नहीं है, ऐसे बालकों को आप इसमें रखोगे। तो आपका सी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त है। कुसमायोजन का कारण नहीं है। देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति समायोजित नहीं हो पा रहा है तो उस कुसमायोजन का कारण कौन सा नहीं है, यह क्या पूछा जा रहा? नहीं है। देखिएगा, कुसमायोजन का कारण कुंठा तो होता है, और कुंठा को भग्नाशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भग्नाशा। कुंठा को भग्नाशा भी कहते हैं। कुंठा क्या होती है? आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपके कोशिश करने के बावजूद भी यदि आप सफल नहीं हो रहे हो तो आप निराश हो जाते हो, और आपका निराशित होना, आपको आशावादी नहीं होना, घोर निराशा में होना मनोवैज्ञानिक शब्दावली में कुंठा कहलाता है। यदि क्या कुसमायोजन का कारण गरीबी है? बिल्कुल गरीबी तो कारण है। यहां क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर यदि आप समझते हो शारीरिक बनावट कुसमायोजन का कारण, बिल्कुल यदि आपका शारीरिक बहुत हेल्थी है, शरीर आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल आपको कई रोग रोकेंगे टोकेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि मैं इनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हूं, तो आप क्या हो जाओगे? आप समायोजित नहीं हो पाओगे, आप कुसमायोजन होने लगेगा। तो ये भी कारण है। यहां क्या पूछ रहा? नहीं। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो कुसमायोजन का कारण क्या है? भागने की प्रवृत्ति। देखिएगा, भागना एक तरह से पलायनशीलता है। आपका मन नहीं लग रहा है, या आपको कोई काम है, उस काम के लिए आप भाग रहे हो, तो कभी भी भागने की प्रवृत्ति को कुसमायोजन का कारण नहीं बताया जा सकता। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किसी भी शिक्षक की असहानुभूति पूर्ण कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। कोई भी ऐसा शिक्षक जिसका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं है, इस तरह का वो कठोर दृष्टिकोण रख रहा है, तो किसको प्रभावित करता है? क्या स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या अभिरुचि को प्रभावित करता है, या गृह कार्य को प्रभावित करता है, या समायोजन को प्रभावित करता है? देखिएगा, यह बात हो रही किसी भी शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण कठोर दृष्टिकोण किसको प्रभावित करता है। यदि आप उत्तर देते हो गृह कार्य, तो देखिएगा, गृह कार्य को जरूरी नहीं है शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रभावित करे और नहीं भी करे। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बच्चे के स्वास्थ्य को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो दूसरा ऊपर वाला विकल्प भी क्या हो गया? गलत। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण कठोर दृष्टिकोण अभिरुचि बच्चे की रुचि को भी प्रभावित नहीं कर सकता। यदि उसकी रुचि है, योग्यता है, तो उस कार्य को करेगा। तो पता हो गया असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उस बालक के समायोजन को क्या कर सकता? प्रभावित कर सकता है। तो डी विकल्प क्या हो गया?
सही। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों में तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है, कैसे करोगे? तनाव संबंधी समस्या, क्या उसे शिक्षण करवाकर? यदि आप उसे पढ़ाओगे, उसको तो कोई टेंशन है, तो पहले तो उस टेंशन का क्या होना चाहिए? समाधान। तो शिक्षण से तो टेंशन का समाधान होगा नहीं। क्या उसे नियंत्रण करोगे, बता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उल्टा और टेंशन में आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो सभी तो होगा ही नहीं, विकल्प क्या बचा? परामर्श के द्वारा तनाव को दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। बिल्कुल साथियों, ये इस तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन जो है, अप्लाइड क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का जो दौर चल रहा है, उसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं चर्चा निरंतर कर रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी जीवन में यदि कोई सफल हो रहा है तो इसके पीछे मूलभूत कारण है। यदि कोई भी बालक या बालिका अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत अधिक सफल होती है या सफल होता है, तो इसके पीछे मूलभूत कारण क्या होता है? देखिए, यदि आप मानते हो बुद्धि लब्धि, तो बिल्कुल गलत है। बताइए, बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया? बुद्धि लब्धि जो शब्द है, ये बुद्धि लब्धि जो शब्द है, ये टर्मन के द्वारा दिया गया। आईक्यू कभी भी विद्यार्थी जीवन में सफलता का मूलभूत कारण नहीं होती। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। शारीरिक लब्धि केवल शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। केवल किससे? शारीरिक क्षेत्र में उन्नति से संबंधित है। तो बिल्कुल ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। शारीरिक बुद्धि से संबंधित है। यदि आप सोचते हो शैक्षिक लब्धि, तो ये विकल्प क्या हो रहा है? सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा। शैक्षिक लब्धि का संबंध पिछड़े बालकों से। तो आपके सामने क्या बचा? संदेह। बिल्कुल डी विकल्प क्या है? सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि ये कहा गया है यदि कोई विद्यार्थी जीवन में बहुत अधिक सफल हो रहा है, तो इसके पीछे उसकी बुद्धि लब्धि का योगदान नहीं होता है, इसके पीछे उसकी संवेगात्मक लब्धि का योगदान होता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं, संवेगात्मक क्या हो सकता है? संवेगात्मक बुद्धि का क्या होता है? योगदान। कौन सी बुद्धि का योगदान होता है? संवेगात्मक बुद्धि। ये संवेगात्मक बुद्धि जो शब्द है, किसने दिया साथियों? बहुत सारी चीज यहां क्लियर हो रही है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया? इस शब्द को देने वाला जो व्यक्ति है वो था जॉन मेयर। कौन था? जॉन मेयर। और एक था पीटर सेलावे। कौन था? पीटर सेलावे। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर संवेगात्मक बुद्धि शब्द को दिया। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय किसने बनाया? लोकप्रिय बनाने वाला व्यक्ति डेनियल गोलमैन था साथियों। कौन था? डेनियल गोलमैन था, जिसने संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाया। तो आप समझ गए होंगे, यदि कोई विद्यार्थी जीवन में बहुत सफल हो रहा है, तो इसके पीछे कौन सी बुद्धि लब्धि? संवेग बुद्धि लब्धि या संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का क्या है? योगदान है। क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि जिस विद्यार्थी में या जिस शख्स में होती है, वो स्वयं के संवेग को समझता है, दूसरे के संवेग को भी समझता है, उसके अनुरूप अपना क्या करता है? व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसलिए भी विकल्प क्या हुआ? सही हुआ। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाला प्रथम कौन है? यानी बुद्धि परीक्षण को लेकर उसको निरंतर बुद्धि परीक्षण का इतिहास रचने का श्रेय किसको दिया गया? तो देखिएगा, पहला ही विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। क्योंकि
बी ने ही वो व्यक्ति था और इसका साथी कौन था? साइमन था। बी ने और साइमन ने दोनों ने मिलकर 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यह पहला बुद्धि परीक्षण फ्रेंच भाषा में था। किसमें था? फ्रेंच भाषा में था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद। इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाला व्यक्ति गोडार्ड था। तो बहुत सारे फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे। बी ने साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया 1905 में। फिर इस बुद्धि परीक्षण में संशोधन हुआ। संशोधन कब हुआ? पहला संशोधन 1908 में। फिर कब हुआ? 1911 में। प्रश्नों की संख्या जो शुरुआत में जब ये बना उस समय प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30। जब इसमें परिवर्तन हुआ तब प्रश्नों की संख्या 30 से कितनी हो गई? प्रश्नों की संख्या आगे हो गई। अब आप सोच रहे होंगे फिर बढ़ते बढ़ते जब ये बुद्धि परीक्षण काफी लोकप्रिय हुआ था तब मीने साइमन बुद्धि परीक्षण में टर्बन शामिल हो गया 1916। तब इसमें प्रश्नों की संख्या 90 तक पहुंच गई थी और द्वितीय संशोधन में 59 के आसपास प्रश्नों की संख्या हुई थी। तो बिल्कुल जब इतना कार्यकारी श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत हुआ तो इसका प्रस्तुतिकरण करने का प्रथम प्रयास जो रहा किसका था? बीने का रहा। टर्मन 1916 में जरूर जुड़ा था, लेकिन यह सवाल क्या पूछा जा रहा है? बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाला प्रथम व्यक्ति तो बीने था, टर्मन तो बाद में जुड़ा। इस वजह से ये ऑप्शन नहीं है। स्पेयरमैन जो था जिसने बुद्धि के द्वितत्व का सिद्धांत दिया था, स्पेयरमैन ने क्या दिया था? बुद्धि के द्वितत्व का सिद्धांत दिया था कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। कब दिया था? 1904 में दिया था, इसलिए विकल्प में नहीं है। और स्टर्न जो था जिसने बुद्धि सूत्र दिया था, स्टर्न ने क्या दिया? बुद्धि सूत्र दिया था। यह बुद्धि परीक्षण को लेकर बात हो रही है, तो यह विकल्प भी नहीं है। विकल्प क्या सही है? बी ने बिल्कुल क्या है? सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, भावात्मक बुद्धि का प्रमुख संबंध है। बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख संबंध है अपने स्वयं की भावनाओं को जानने से, अपने भावों को व्यवस्थित करने से, दूसरों की भावनाओं को समझने से, या उपयुक्त सभी। देखिएगा, पहले तो यह सोचिए भावात्मक बुद्धि है क्या। देखिएगा, भावात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि है। क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। क्लियर? भावात्मक बुद्धि क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। और संवेगात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि किसने कहा? डेनियल गोलमैन ने कहा। किसने कहा? डेनियल गोलमैन ने। मैंने अभी पहले बताया था आप लोगों को, हम दूसरों के संवेग को समझेंगे, अपने संवेग को, अपनी भावनाओं को समझेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, उसके बाद उनको व्यवस्थित करेंगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे। तो ये तो तीनों ही विकल्प क्या हो गया? सही। इसका मतलब भावात्मक बुद्धि का प्रमुख संबंध क्या है? इन तीनों से ही है। तो डी विकल्प इसलिए क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? यदि किसी बालक का मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो वो किस कारण रहेगा? यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा है तो सही रहेगा। समाज या समुदाय जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है वहां का वातावरण अच्छा है तब उसका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। परिवार का वातावरण कलेपूर्ण नहीं है, अच्छा एटमॉस्फियर है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। तो तीनों ही की प्राथमिकता है, तो विकल्प क्या हो रहा है? डी बिल्कुल सही माना जाएगा।
बिल्कुल ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। इस तरह के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फिर सृजनशीलता से क्वेश्चन आ गया। देखिएगा, रचनात्मक सीखने के वातावरण में नहीं है, मतलब रचनात्मक कार्य कोई कर रहा है, उसका सीखने में वातावरण से नहीं है। सक्रिय अधिगम, सहभागिता, बहुपरिपक्षीय या नियंत्रित कक्षा अनुशासन, ये सृजनात्मकता की विशेषताओं से सवाल पूछा हुआ है। कैसे? देखिए, हर विकल्प पर बिंदुवार आप और हम मिलकर चर्चा करते हैं। देखिए, रचनात्मक कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो सक्रिय अधिगमशील होता है। तो सक्रियशीलता क्या है? सक्रियशीलता रचनात्मक कार्य की क्या मानी गई? विशेषता मानी गई। तो यहां पूछा जा रहा है कि रचनात्मक सीखने के वातावरण में क्या नहीं होता है। देखिएगा, सहभागिता, यदि कोई मौलिक उत्पाद कर रहा है तो कुछ ना कुछ क्या करेगा? सहभागी रहेगा। तो यह विकल्प भी है। वो बहुपरिपक्षीय, कई तरह से विकल्प के माध्यम से कुछ मौलिकता को उत्पन्न करेगा, तो यह भी रहेगा। तो यहां पर रचनात्मक सीखने का वातावरण कौन सा नहीं है? यदि आप उसे अपने नियंत्रण में करके सिखाने का प्रयास करोगे तो वो संभव नहीं है। इस वजह से डी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। और ये क्या हो गया? गलत हो गई। क्यों गलत हो गई ये सब? क्योंकि ये रचनात्मकता से संबंधित है या रचनात्मक वातावरण से जो संबंधित नहीं है, सीखने में जो योगदान नहीं है, वो है कक्षा का नियंत्रित वातावरण। उसको सीखने के लिए क्या कर सकता है? एक तरह से एरर कर सकता है। तो डी विकल्प इसलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। शिक्षा मनोविज्ञान के स्पष्ट स्वरूप में किसका योगदान नहीं है? देखिएगा, बात हो रही शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। शिक्षा मनोविज्ञान का आविर्भाव कब हुआ था? 1900 में हुआ था। क्लियर? नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप कब आया था? 1920 में आया था। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप कब आया? 1920 में आया था। स्पष्ट स्वरूप कौन लेकर आए थे? एक नाम आता थॉर्नडाइक। और कौन लेकर आए थे? कि जड़। और कौन लेकर आए थे? कि टर्मन। और कौन लेकर आए थे? कि पेस्टालॉजी। और कौन लेकर आए थे? कि फ्रोबेल। ये सारे ने मिलकर शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप लेकर आए। तो देखिएगा, यहां क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप में किसका योगदान नहीं है? देखिएगा, जड़ इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल है, जड़ लेकर आया था। थॉर्नडाइक में इसका नाम है, बिल्कुल है। टर्बन का भी इसमें नाम है। तो जो योगदान नहीं देने वाला व्यक्ति कौन है? रूसो है। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। और रूसो यहां पर इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिदिन होने वाले नए अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। यह बात किसने कही? क्या गिलफोर्ड ने कही, वुडवर्थ ने कही, थॉर्नडाइक ने कही या शॉर्टन ने कही? हर विकल्प पर चर्चा और उसी के साथ उत्तर निकलकर आएगा। चलिए नीचे की ओर से ये अधिगम के कथनों से सवाल पूछा जा रहा है। गिलफोर्ड ने अधिगम की क्या परिभाषा दी? व्यवहार के कारण। क्या दी? व्यवहार के कारण व्यवहार में
आया हुआ परिवर्तन अधिगम है। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। वुडवर्थ क्या कहता है? नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन क्या है? अधिगम है। तो इसका मतलब यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो आपके सामने दो विकल्प हैं। किसने यह कहा था कि प्रतिदिन होने वाले नए अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का नहीं है। क्यों नहीं है? थॉर्नडाइक क्या कहता है? अनुक्रिया का चयन कर, अनुक्रिया का चयन करके उत्तेजना से जोड़ना क्या कहलाता? अधिगम कहलाता है। तो आपको पता हो गया कथन किसका है? शॉर्टन का है, जिसने यह बात कही कि प्रतिदिन होने वाले नए अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। इस कथन के मुख्य सूत्रधार जो थे वो सर टर्न थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्रियात्मक अनुसंधान का सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग किसने किया? एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के संपत्ति को किसने बताया था? स्टीफन एम कोरेक ने बताया था। यह सवाल क्या पूछा जा रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान इसका सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग किसने किया? देखिएगा, टोलमैन ने प्रतीक व चिन्ह के क्षेत्र में कार्य किया था। तो यह विकल्प क्या हो रहा? गलत। स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान संपत्ति को दिया और शिक्षा में इसने क्या किया था? शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया था। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। जॉन डीवी जो था, इसने केवल यदि देखा जाए, जॉन डीवी ने लोकतांत्रिक शिक्षा को लेकर कार्य किया था। तो बिल्कुल यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान कौन लेकर आया? ये लेकर आया कुर्ट लेविन। कब लेकर आया? 1946 में लेकर आया था। किसमें? सामाजिक क्षेत्र में। तो डी विकल्प क्या हो गया साथियों? ये बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अनौपचारिक शिक्षा का अभिकरण किसे बताया है? पहला तो एक बात बताइए, शिक्षा के कितने प्रकार हैं? शिक्षा के प्रकार, तो शिक्षा के प्रकार 3 हैं। एक तो क्या हो गया? औपचारिक। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपके पहला औपचारिक और दूसरा क्या हो गया? अनौपचारिक। अनौपचारिक। और तीसरा क्या हो गया? निरौपचारिक। क्या हो गया? निरौपचारिक। अब यह सवाल क्या पूछा जा रहा है? शिक्षा के प्रकारों से सवाल पूछा। अभिकरण का अर्थ क्या है? संसाधन होता है। क्या होता है? संसाधन। तो अनौपचारिक शिक्षा का अभिकरण क्या है? औपचारिक का तो क्या हो गया? विद्यालय हो गया। अनौपचारिक का क्या हो गया? परिवार हो गया, समाज भी है। और निरौपचारिक का क्या हो गया? दूरस्थ शिक्षा हो गई। तो अब ये सोचिएगा, दूरस्थ शिक्षा जो आप वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके क्या माने गए? अभिकरण माने गए। तो अब आप सोचिएगा, अनौपचारिक शिक्षा की बात हो रही है 2nd नंबर की, तो ये तो औपचारिक हो गया, महाविद्यालय भी औपचारिक हो गया।
तो सभी तो होगा ही नहीं, ये 3 तो विकल्प क्या हो गए गलत। तो अनौपचारिक शिक्षा का अभिकरण किसे माना गया? परिवार को माना गया। और किसने ये कहा था? परिवार बालक के बचपन का घर होता है। परिवार को बचपन के घर की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? बचपन का घर, बचपन का घर है परिवार। ये बात किसने बताई? मोंटेसरी ने बताई। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, मारिया मोंटेसरी ने बात बताई थी। तो आपको पता हो गया ए विकल्प क्यों सही माना जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पटल पर देखिए। सफेद कपोत पर प्रयोग करता कौन है? सफेद कपोत यानी सफेद कबूतर पर प्रयोग किसने किया? देखिएगा, अगर आपने अधिगम के सिद्धांतों को सही ढंग से पढ़ा है, किसने क्या प्रयोग किया उस पर चर्चा की है विकल्प बाद, तो उत्तर तक आप डेफिनेट क्या पहुंच सकते हो। सफेद कपोत की यदि बात करें, गूथरी ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। यहां तक खरगोश पर भी क्या किया था? खरगोश पर भी प्रयोग किया था। पावलो ने डॉग पर प्रयोग किया था। और फिर आपके स्किनर की यदि बात करें तो स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया और एक सफेद कपोत पर भी क्या किया प्रयोग। वुडवर्थ जिसने प्रश्नावली को लेकर चर्चा की। तो आंसर आपको पता हो गया होगा क्या है। स्किनर ने सफेद कबूतरों पर प्रयोग किया। कब किया? लगभग ऐसा माना गया 1940 से 43 के मध्य काफी इसने प्रयास किए थे। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जबरदस्त है। शिक्षक विद्यालय में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है, छात्र उसका अनुकरण करता है, अवलोकन करता है और अधिगम की प्रक्रिया के अनुसार मुख्य प्रक्रिया से जुड़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहा गया है? क्या प्रतिधारण, अवदान, अभिप्रेरणा या सभी? देखिएगा, वापिस सुनिएगा। क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन जैसे ही ये प्रश्न समझ में आएगा उत्तर आपके हाथ में रहेगा। कैसे? देखिए, एक शिक्षक विद्यालय में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में है। टीचर बच्चों के लिए क्या है? आदर्श मॉडल के रूप में है। उसके बाद कक्षा में शिक्षक जो भी क्रियाकलाप करता है, छात्र उसका क्या करता है? अनुकरण करता है, क्योंकि टीचर क्या है? उस छात्र के लिए रोल मॉडल है। फिर वो छात्र क्या कर रहा है? उस टीचर को देखकर अवलोकन करके अधिगम की प्रक्रिया के अनुसार मुख्य क्रिया करता है। तो इसका संबंध क्या है? प्रतिधारणा नहीं होगी। प्रतिधारणा में विपरीत धारणा भी हो सकती है। अभिप्रेरणा नहीं होगी। रोल मॉडल है, उसका अनुकरण कर रहा है। तो रोल मॉडल में जब वो अनुकरण कर रहा है और उसी के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वो एक तरह से क्या है? ध्यानपूर्वक उस चीज को देख रहा है। तो इसका संबंध क्या होगा? बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। और सभी है ही नहीं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक के रचनाकार कौन है? ए स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखिएगा, थॉर्नडाइक पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान लिखी। तो देखिएगा, थॉर्नडाइक साहब तो होंगे नहीं इस पुस्तक के रचनाकार। गेने ने अधिगम की शर्तें पुस्तक लिखी। अधिगम की शर्तें पुस्तक लिखी, तो ये भी नहीं है। हल ने व्यवहार का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। व्यवहार का सिद्धांत या व्यवहारवाद का सिद्धांत, तो ये भी क्या है? नहीं है। तो आपको विकल्प मिल गया होगा उत्तर के रूप में। कौन है? ब्रूनर की पुस्तक का नाम है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की
और ए विकल्प क्या हो रहा है, बिल्कुल सही माना जा रहा है। और इसी पुस्तक में ब्रूनर के सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। ब्रूनर का सिद्धांत यदि देखा जाए जीन पियाजे के सिद्धांत का, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक विकल्प माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्लासनिक या कोलसैनिक। कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक किसने बताया था? केलर ने बताया था। और किसने बताया था? स्किनर ने बताया था। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु। लेकिन वुंट जो है ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। तो आपको ये पता हो गया ये दो विकल्प तो क्या हो गए? गलत हो गए। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक है। प्रश्नोत्तर विधि के क्या है? प्रतिपादक। इसका मतलब ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो कोलसैनिक के अनुसार कौन हो गया? प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक बताया है। किसने? कोलसैनिक ने। तो सी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है और जबरदस्त है, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 1879 में तो विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई। विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। तो ये विकल्प तो क्या हो गया? गलत। 1590 में रूडोल्फ गोइकले ने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द दिया। 1938 में क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अब सोचिएगा आंसर क्या है? 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की क्या हुई साथियों? स्थापना हुई। हर विकल्प पर चर्चा केवल मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जिसमें सिकवा सर खुद मौजूद है। और कहां पर है साथियों? उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर, जहां हर विकल्प पर चर्चा होती है और छात्र को उत्तर तक पहुंचाया जाता है। ये सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किसने की? फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप देख सकते हो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई और किसने की? फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप उत्तर दे रहे हो विलियम वुंट। बिल्कुल यह विकल्प क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, क्योंकि तुरंत उत्तर देते हम। सवाल क्या पूछा जा रहा है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की, विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को नहीं पूछा गया है। यहां पर सवाल क्या पूछा जा रहा है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई, यह सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए मेघदूगल होगा नहीं। सेनगुप्त ने भारत में स्थापित की। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विजेंद्र नाथ ने की। कब की? 1905 में की। डी विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैंने आपसे यह सवाल नहीं पूछा है कि विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पहले कहां स्थापित हुई।
विश्व की पूछी जाती तब आपका आंसर क्या होता? सही होता। विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला नहीं पूछी गई है यहां पर, जो आप उत्तर विलियम वुंड दे रहे हो। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विजेंद्र नाथ ने 1905 में स्थापित की थी, सेनगुप्त ने भारत में स्थापित की थी, मैकडूगल ने 1908 में मूल प्रवृत्ति का उल्लेख किया, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को दिया था। तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन को यदि और आपको पढ़ना है तो आपको उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर, जहां निःशुल्क प्रश्नोत्तरी निरंतर चलायमान है, इसका आनंद लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बिल्कुल साथियों, यदि आपको जीवन में सफल होना है, मैं फिर एक बार सिकवाल सर आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप मेरी इस प्रश्नोत्तरी पर निरंतर चलायमान हो, जुड़े हुए हो। बिल्कुल साथियों, यदि सिलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा खुश आप रहोगे या आपके परिवार वाले रहोगे। इसके अलावा यदि ये समय चला गया तो फिर दोबारा लौटकर नहीं आएगा, किसी के भी कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। इस वजह से मेरे छोटे भाई बहन बड़े जो भी है, उनसे फिर एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है, निरंतर अध्ययन कीजिएगा साथियों, क्योंकि सफलता का हीरक रतन यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको खुद को ही क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। यदि ये वीडियो कहीं से भी आपको अच्छा लगा है तो एक बार इसको जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।